अभी आपने संजीव जी से रुपए के विषय पर अर्थशास्त्र ये समझा रहे थे। मेरा मानना है कि आज जो देश में रुपए की बात चलती है, ये रुपया है ही नहीं। रुपया की परिभाषा क्या है, रुपया कहते किसे हैं, आज इस देश की जनता को पता ही नहीं है कि रुपया है क्या। मैं कोशिश करूंगा बहुत संक्षिप्त में आपको समझाने की। अभी इन्होंने कलम का बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा था, समझा रहे थे आप कलम के बारे में। मैं आज बताऊंगा कि रुपया कहते किसे हैं। रुपया कागज को, सोना को, चांदी को, ईंट को, पत्थर को, इसमें किसी चीज को नहीं कहा जाता है। कहा किसको जाता है? तो स्टैंडर्ड का नाम है रुपया। जैसे किलोग्राम किसको कहा जाता है? लोहे को कहा जाता है, ईंट को कहा जाता है, पत्थर को कहा जाता है, सोने को कहा जाता है, चांदी को कहा जाता है। वह एक मापक है। किलोग्राम, फीट, किलोमीटर, लीटर, मीटर, ये सब क्या है? यह एक मापक है। ठीक उसी तरीके से रुपया क्या है? तो ये भी एक मापक है। किलोग्राम किसका मापक है? भार का मापक। फीट किसका मापक है? दूरी का मापक। ठीक उसी तरीके से घंटा, मिनट, सेकंड क्या है? समय का मापक। उसी प्रकार रुपया मूल्य की मापक है। और दुनिया का कोई भी मापक बिना मानक का नहीं बनता है। दुनिया का कोई भी मापक बगैर मानक का नहीं बनता है। दूसरी विशेषता क्या? कि जो भी मानक होता है वो स्थिरांक होता है, घटता और बढ़ता नहीं है। जैसे किलोग्राम जिस दिन बना उस दिन उसका मानक 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम यह निर्धारित किया गया। फीट दूरी की मापक है। ये जिस दिन फीट को लाया गया उस दिन 12 इंच बराबर 1 फीट यह इसका मानक था। घंटा, मिनट, सेकेंड में चले जाइए, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। यह जिस दिन घड़ी बनाई गई समय की मापन करने के लिए, उस दिन यह मानक रखा गया। कहने का मतलब कि मैंने जो जो आपको मानक बताया, ये जिस दिन बना उस दिन भी वही था, आज भी वही है और भविष्य में भी वही रहेगा। इस मानक के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ कर दिया गया तो वह मापक स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो जिस काम के लिए बनाया गया था उसके उलट वो काम करता है। इस बात को ध्यान देने की बात है आप लोगों को कि जो भी मानक, जो भी मापक बनता है और जो उसका मानक है, जब तक स्थिर रहा तब तक तो वो अपना काम करेगा, सही रूप में काम करेगा। लेकिन जिस दिन उसके मानक से छेड़छाड़ किया गया, चाहे आप घटाइए या बढ़ाइए, अगर घटाओ या बढ़ाओ दोनों में कोई भी किया जाएगा तो इसका मतलब कि वो अब अपना काम उलट करेगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूं, जैसे किलोग्राम है।
किसी ने 100 ग्राम के बाट पर एक शून्य बढ़ा दिया, और कैसे लूट होती है दोनों को देखिएगा। 100 ग्राम के बाट पर एक शून्य बढ़ा दिया, कितना हो गया? 1000 ग्राम। अच्छा, वो ये कहे कि साहब ये 1 किलोग्राम है और उसी से लेन देन शुरू कर दे, तो परिणाम क्या होगा? जो वस्तु खरीदने जाएगा जो ग्राहक, वो पहले तो माल में 100 ग्राम कम पाया, 900 ग्राम कम पाया। 900 ग्राम की लूट उसकी वस्तु में हो गई, जो वस्तु खरीदने गया, और जो उसका मूल्य दिया 1 किलोग्राम का, तो उस पैसे में भी 900 ग्राम का अधिक मूल्य दिया। दो तरफा लूट होती है। कूटकरण इसी को कहा जाता है। जब कूटकरण होगा किसी भी मापक के मानक में, तो वह दोहरा शोषण करेगा। तो रुपया क्या है, ये तो आप समझ लिए। मैं इतना ग्राउंड इसलिए आपको इधर घुमाया कि पहले यह जानिए कि स्टैंडर्ड को रुपया कहा जाता है, न कि कागज को, सोना को, चांदी को, वगैरह वगैरह। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि रुपया साध्य नहीं है, एक साधन है। रुपया जो, ये घड़ी साध्य नहीं है, एक साधन है समय की जानकारी के लिए। घड़ी ना, अगर घड़ी ना हो तो क्या समय नहीं चलेगा? क्या समय रुक जाएगा? रुपया ना हो तो हमारा लेन देन नहीं होगा। रुपया नहीं था तो नहीं लेन देन होता था, तब भी होता था। वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। लेकिन वस्तुओं के लेन देन में हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे उस समय के अर्थशास्त्रियों को लगा कि भाई ये तो ऐसे लूट हो रही है, शोषण हो रहा है। तो शोषण को रोकने के लिए मुद्रा को लाया गया कि मुद्रा से हर वस्तुओं की कीमत तय की जाएगी। और मुद्रा बना कैसे? तो स्टैंडर्ड से बना। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति का स्टैंडर्ड होता है। जैसे हम इंसान हैं, हमारा भी स्टैंडर्ड है। क्या है हमारा? क्या स्टैंडर्ड है? प्राण है। अगर आज प्राण निकल जाए तो ये पूरा शरीर रहते हुए भी किसी काम लायक नहीं, तुरंत लोग घर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक उसी तरीके से ये कलम अभी आपको दिखा, कलम से बता रहे थे, इसका क्या स्टैंडर्ड है? इसका स्टैंडर्ड क्या है? इसका स्याही है जो अंदर भरा हुआ है। अगर आज इसकी लीड खत्म हो जाए, अर्थात स्याही खत्म हो जाए, तो फिर इस कलम को कोई पूछने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब कि स्टैंडर्ड ही रुपया है, स्टैंडर्ड ही किलोग्राम है, स्टैंडर्ड ही फीट है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि रुपये का स्टैंडर्ड क्या है? हजारों बरस पहले से, जुगों जुगों से। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि रुपये का जन्मदाता भारत ही है। भारत में पहले रुपया बना, और रुपया मतलब जो मुद्रा बनी, रुपया तो ये इसने नाम दिया, नहीं 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 नहीं, शेरशाह सूरी ने रुपया नामकरण किया। नहीं तो इसके पहले भी हजारों बरस पहले से चला आ रहा है। हिंदू राजाओं के समय, फिर मुगल शासन काल में ये सब चला, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, उसी को लिए। लेकिन कैसे कैसे लिए, आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ मिलेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि हर कार्यकर्ताओं को बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत की गई है और उसमें सारे दस्तावेज भी लगाए गए हैं। मैं बोलूंगा, कितना बोल पाऊंगा, बहुत सी चीजें छूट जाएंगी, लेकिन मोटा मोटी जो आप लोगों को इस समय बताने वाली चीज है, मैंने सोचा स्टैंडर्ड रुपया क्या है, मैं इस पर आज प्रकाश डालूं।
तो रुपये के बारे में समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड को कहा जाता है, और रुपया का मानक, सैद्धांतिक मानक जो शुरू से चला आ रहा था, वो शुद्ध 1 तोला चांदी बराबर 1 रुपया। 1 तोला का ग्राम में आप बदलेंगे तो 11 ग्राम 664 मिलीग्राम को 1 रुपया कहा जाता है। तोला मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे देश में तोला, आना, मासा, रत्ती ये सब भी चलता था। ये हमारे देश का है, भारत का है। वो तो अंग्रेज आए तो उन्होंने ग्रेन्स में इसको लिया, फिर बाद में ये फ्रांसीसी प्रणाली आ गई, ग्राम, मिलीग्राम वगैरह। तो जो बना अपने देश में वह 1 तोला चांदी के सिक्के को, जिसका वजन 11 ग्राम 664 मिलीग्राम, ये ग्राम से था, और जो हमारी भारतीय तौल प्रणाली थी उसके अनुसार 1 तोला, और उसका नाम दिया गया रुपया। ये नाम दिया शेरशाह सूरी ने 1545 में। और उसी समय मोहर बना, मोहर 1 तोला शुद्ध सोने का, और उसका स्टैंडर्ड कितने से किया गया? तो 10 रुपए से। 10 रुपया बराबर 1 मोहर, यानी 1 तोला सोना। 10 चांदी के सिक्के बराबर 1 मोहर। आप 1 मोहर कह लीजिए या 10 रुपया कह लीजिए, दोनों एक ही बात थी। क्योंकि पहले हर राजा अपना चित्र और उसका नामकरण करता था। तो अब ये सैकड़ों साल तक चला। जब अंग्रेज आए, यहीं से खेल शुरू होता है, और यहीं से अर्थशास्त्र को अनर्थशास्त्र में परिवर्तित कर दिया जाता है। पहले उन्होंने ये 1835 में, 1835 के पहले भी रेगुलेशन पहले लाया गया अंग्रेजों द्वारा, लेकिन 1835 में पहला एक्ट बना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। और उन्होंने क्या किया कि लगभग 8% सोने में और चांदी के सिक्कों में, यानी रुपया और मोहर में, उन्होंने मिलावट किया। लगभग 8% उसमें से शुद्ध सोना निकाला, और इसमें से 8% शुद्ध चांदी निकाली, और वो अन्य धातु मिला करके प्रथम कूटकरण किया गया। और इसका जबरदस्त विरोध भी हुआ था उस समय 1835 में। तब कलकत्ता राजधानी थी, और वहां इसका विरोध भी हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको अपने, मतलब क्या कहा जाए, अपने बलपूर्वक, वहां बहुत बवाल हुआ था, लेकिन उसको दबाया गया। और फिर वही मानक चला ये सैकड़ों साल। और 1935 में हिल्टन यंग कमीशन ला करके और पूरे रुपए को इन लोगों ने इस तरीके से कर दिया कि पूरा रुपया हमारा, समझ लीजिए, जब ये आरबीआई आई, क्योंकि हिल्टन यंग कमीशन के ही सुझाव पर आरबीआई की स्थापना की गई भारत में। ये बुक को आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरे विस्तार से मिलेगा, थोड़े थोड़े में सब कुछ हमने दिया है। तो कहने का मतलब ये कि यहां से जो ये हिल्टन यंग कमीशन, अर्थात दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो आरबीआई की जो स्थापना हुई, वो भारत को तबाह और बर्बाद करने के लिए ही हुई। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे देश के जो संविधान निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया था। और उस समय के अर्थशास्त्रियों से जबरदस्त टकराहट भी हुई थी।
लेकिन आप जानते ही हैं, दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए तो भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। और उस समय सारे भारत के अर्थशास्त्री एक तरफ अंग्रेजों से मिल गए और वह आदमी अकेला अपना पक्ष रखा। और उस समय उन्होंने जो बातें कही थी 90-95 साल पहले, आज सारी बातें 100% सही हो रही है। और ये जो ये रुपया चल रहा है, ये रुपया थोड़े नहीं, इस रुपये का एक बार कूटकरण नहीं हुआ, अनेकों बार कूटकरण किया गया। और ये रुपया सोने की मात्रा से लगभग शून्य हो चुकी है, लगभग शून्य है, अब मात्रा है ही नहीं। अभी इसमें इतने इतने फॉल्ट हैं कि अब क्या बताया जाए। अभी मैं क्वेश्चन लिया हूं, वो लड़का जो पूछा था कि आवेदन लगाए हैं, पहले मैं इस बारे में बता दूं, इस मामले को हम लोग बहुत पहले कोर्ट में लेके जा चुके हैं, और सिविल सूट से नहीं, क्रिमिनल सूट से। किसी की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि क्रिमिनल सूट में जाने का मतलब यह होता है कि या तो आपको फांसी पे चढ़ना है और नहीं तो उसको फांसी पे चढ़ना है। और उसमें हमारी एफआईआर ही नहीं नोट हो पाई, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए और सब लोग भाग खड़े हुए। उसका पूरा प्रमाण है। और वहीं से कुछ सीख मिली कि हमको किस रास्ते से चलना है, कैसे चलना है। क्योंकि उस समय इतने दस्तावेज नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बस एक छोटा सा दस्तावेज था। लेकिन आज तो पूछना ही नहीं है, पर्याप्त है, जितना चाहिए उससे भी कई गुना है। और उसके लिए प्रयास हो रहा है, और हो सकता है कि आप लोगों को बहुत जल्द कुछ अच्छा सुनने को मिले। ये लोग जो आवेदन लगाते हैं, भाई पहले एक बात समझ लो, ये आवेदन क्या है? आपके लड़ने का एक जरिया हम लोग दे रहे हैं, बस। आपको फाइट करने का बैंक से या जो भी व्यवस्था है उससे फाइट करने का एक तरीका हम दे रहे हैं। आपको बताया जा रहा है कि ऐसे तुम लड़ सकते हो तो लड़ो, क्योंकि यही एक तरीका है जुडिशरी में जाने का। इसके अलावा इन लोगों ने कर्जदारों को चारों तरफ से बंद कर दिया है, आप कहीं नहीं जा सकते। अगर कर्जा लिए हैं तो आपकी कहीं भी सुनवाई नहीं होनी है, बैंक जो कहेगा वही आपको करना है। आप आरबीआई एक्ट को, आरबीआई जो आरबीआई एक्ट है उसको भी आप नहीं चैलेंज कर सकते हैं। हम लोग हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह इसको देखे हैं, सुने हैं, और सब लोग कहते हैं, बड़े बड़े वकील, नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जैसे ही हम लोग फ्रंट पे लाने की बात करते हैं, सब भाग खड़े होते हैं कि भाई कौन वो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। तो अब तो हमने फैसला ले लिया है कि मैं स्वयं इन पर्सन में जा रहा हूं खड़ा हूं, और ये बहुत जल्द होने जा रहा है। क्योंकि हम इस बारे में बहुत ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि भाई देखो, हम लोग नेता तो है नहीं, हम तो नेता है ही नहीं। तो आप लोगों का याद आ गया अचानक, बलहारा जी ने याद कर लिया, हमने कहा चलो थोड़ा सा शिमला घुमाएंगे। अरे आप लोगों का दर्शन भी हो जाएगा, मैं भी दर्शन दे दूंगा, आपका दर्शन भी ले लूंगा। तो मैंने एक अच्छा मौका समझ के मैं चला भी आया। बस इतना ही कहना है जी। केवल दर्शन नहीं करेंगे, हम आपका कुछ रस भी निचोड़ेंगे। तो इस चीज को ब्रह्मा जी का जो रस निचोड़ना है वो प्रश्न रूप से निचोड़िए। नहीं, हमने मोटा मोटी आप लोगों को उत्तर दे ही दिया। देखिए, ये काम हम लोग बहुत पहले से चले आए हैं। वो तो मेरा सौभाग्य है, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस करता हूं कि मुझे बलहारा जैसा एक ऐसा व्यक्ति मिल गया
कि मैं क्या कहूं। मैं पूरा देश घुमा हूं। मैं 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 सच बता दूं, मैं पूरा देश घुमा हूं और मुझे कुछ लगा कि नहीं, इस आदमी में कुछ है, ऊर्जा है और इस काम को ये लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो अच्छा देखिए, इस काम को तभी आगे आदमी लेकर के बढ़ सकता है जब आप जैसे ऊर्जावान कार्यकर्ता। और मैं यही चीज देख करके बहुत प्रसन्न रहता हूं। यही यही खूबियां देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं इनके साथ घूमने का कई जगह बहुत अवसर मिला है और मैं यह सब चीजें देख करके बड़ा खुश होता हूं। रही बात छोटे मोटे, ये विरोध तो होते ही रहते हैं, इस पर कभी भी कोई कार्यकर्ता न ध्यान दे। आप अपने इस काम में लगे रहिए और इस काम को कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता है। ये भी सुन लो, कोई नहीं रोक सकता है। देर सवेर भले हो जाए, हम लोग बड़े धैर्य के साथ चल रहे हैं इस काम को लेकर के, क्योंकि ये जो झटपट का काम और हड़बड़ाहट का जो काम होता है, वो मुझे लगता है ये काम ठीक नहीं होता है। और जो धैर्य से सोच के समझ के आदमी काम करता है, उसमें सफलता मिलती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये काम हमारा और आपका नहीं है, ये प्रकृति का काम है। मैं जो अपना बुक लिखा हूं, मैं सच बता रहा हूं कि वो उस बुक को मैंने नहीं लिखा। मैं सिर्फ एक बैठ करके लेखक बना। मुझे कैसे कैसे क्या क्या अनुभव रहे हैं, मैं अभी नहीं, पहले ये कुछ काम हो जाए उसके बाद मैं कोशिश में हूं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं और उसमें हर एक चीज को दूं। आप सबके भी बारे में लिखते जाएंगे, क्योंकि ये तो बुक हमने लिखा और मैं संतुष्ट हूं अपने बुक से। मैं संतुष्ट हूं कि ठीक है, तमाम जगह से प्रशंसाएं मिल रही हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से कार्यकर्ताओं से यह जरूर निवेदन करूंगा कि आप लोगों को उस बुक को एक बार नहीं, कई बार पढ़ो। और कुछ न समझ में आए तो बलहारा जी हैं, आप इनसे भी डिस्कस कर सकते हो। अगर इनसे नहीं संतुष्टि मिलती है तो हम हैं, आप हमसे पूछिए। कोशिश किया जाएगा कि आपका जो भी शंका है उसका समाधान हो। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग, अच्छा हाँ, तोला, ये तोला के बाद मासा, रत्ती, ये तोला के बाद आना, आना के बाद मासा, मासा के बाद रत्ती, ऐसे करके है। बुक में तो हमने दिया है उसको, आप देख लीजिएगा। हाँ, ये सब है। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमसे गलती हुई हो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वर्मा जी। वर्मा जी ने बहुत संक्षिप्त में, आमतौर पर लेखक से इतने संक्षेप की उम्मीद नहीं की जाती। रुपया क्या है? रुपया क्या है? मानक। मानक किसका है? मूल्य का। ठीक है, तो आपकी जरूरत किससे पूरी होती है? वस्तु से। आपकी जरूरत रुपए से पूरी नहीं होती। तो रुपया माध्यम है वस्तुओं के लेन देन का। तो हमारी जो जरूरत है वो पूरी होती है वस्तु से, ना कि रुपए से। रुपया मात्र और मात्र साधन है वस्तु के लेन देन का। तो हम पैसे की डिमांड क्यों करते हैं? जब भी हमें वस्तुओं का लेन देन करना होता है तो हमें पैसे को एक माध्यम के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं।
तो पैसा एक माध्यम है, वो धन से बदले धन का विनिमय होता है। पैसा एक माध्यम है, किसका? मीन्स है, साध्य नहीं है, एंड नहीं है। एक होता है एंड, एक होता है मीन्स, राइट? तो पैसे से अपने आप में कोई भी जरूरत पूरी नहीं होती। ना पैसे को खा सकते हैं, ना पैसे से सो सकते हैं, ना पैसे से आप प्रतिष्ठित हो सकते हैं, ना पैसे से आप महान हो सकते हैं। पैसा केवल और केवल आपको वैसी वस्तुएं उपलब्ध करवाने में के लेन देन में आपको, पर वस्तु को पैसा पैदा नहीं करता। पैदा कौन करता है? राइट? तो मैंने अंतिम जो सवाल आपसे छोड़ा था कि डिमांड क्या होती है? नीड और इच्छा तो प्रकृति ने पैदा की है, परंतु ये जो डिमांड है ये आदमी ने पैदा की है। अच्छा, हमारी जो इच्छाएं हैं और जरूरतें हैं वो पैसा पूरा नहीं करता, तो इसलिए डिमांड भी पूरी। तो हमारी जो जरूरतें हैं वो कौन पूरी करता है? एनिमल। वस्तु कहां से आती है? वो पैसे से नहीं आती। वो कहां से आती है? जमीन से अपने आप नहीं आती, और आपके घर में अपने आप से नहीं आती। वो कहां से आती है? उत्पादन से। किससे आती है? उत्पादन से। उत्पादन कौन करता है? अभियान से। ये तीनों कैटेगरी को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि यहीं से आपका वार्तालाप शुरू होगा। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री की आप ऐसी कैसी करोगे, क्योंकि अर्थशास्त्री, जैसे वर्मा जी ने कहा, अर्थशास्त्री ही अनर्थशास्त्री है। वो झूठ को सच बताने वाला और सबकी जगह फैलाने वाला अर्थशास्त्री होता है। ओके? जो झूठ को आपको सच बनाकर बताने वाला एक पत्रकार भी होता है, एक राजनीतिज्ञ भी होता है, और एक सिद्धांतकार भी होता है। इसलिए पैसे के बारे में जितने भी झूठ हैं वो अर्थशास्त्रियों ने फैलाए, उसके साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी ना, वही कर रहा हूं। तो वस्तु कौन पैदा करता है? उत्पादन से वस्तु पैदा होती है। तो उत्पादक कौन कौन है? लिखो सब लोग, उत्पादन कौन कौन है? तो उत्पादन क्या है? वस्तु का उत्पादन होता है जिनको देखा जा सके, सुना जा सके, टच किया जा सके, स्मेल किया जा सके, उनको वस्तु कहा जाता है। जो वास्तविक हो, जिसको नापा जा सके, तोला जा सके, वो वस्तु होती है। इसलिए वस्तु के साथ माप तोल होता है, उसका भार होता है, उसका आकार होता है, उसका साइज होता है, उसकी शेप होती है, और उसकी उपयोगिता होती है। और हमारी जरूरत वस्तुओं से पैदा होती है। तो वस्तुओं को कौन पैदा करता है? इंसान पैदा करता है, प्रकृति नहीं करती। अब सवाल आ गया कि वस्तु को प्रकृति पैदा करती है कि इंसान पैदा करता है? अच्छा, केवल प्रकृति पैदा करती है? अगर केवल प्रकृति हो तो क्या सारी वस्तुएं जिनका उत्पादन हुआ वो आ जाएंगी? मोबाइल आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, फर्श आ जाएगा, सड़क आ जाएगी, ये कपड़े आ जाएंगे। अच्छा, केवल इंसान हो, प्रकृति ना हो तो आएगा? तो इंसान का प्रकृति के ऊपर किया गया कार्य उत्पादन कार्य है। बिना प्रकृति के कोई कार्य, कोई उत्पादन संभव नहीं है। पर मात्र प्रकृति जरूरी है पर पर्याप्त नहीं है। तो उत्पादन क्या है? प्रकृति और मानव का जो कार्य है उससे उत्पादन होता है। तो मानव तो सारे हैं, तो क्या सारे उत्पादक हैं? तो कौन से मानव उत्पादक? एक तो किसान हुआ, और पशुपालक हुआ, दो। तीसरा कौन है? धरती तो इंसान नहीं है। तो दो उत्पादक है। पहला उत्पादक कौन हुआ? इंसान। दूसरा पशुपालक। तीसरा कौन है? हाँ, काश्तकार कोई उत्पादन नहीं करता, वो पहले से जो बनी हुई वस्तु है उसको तराशता है, वो नई वस्तु पैदा नहीं करता। किसान एक बीज से 1000 बीज कर लेता है, लाख बीज कर लेता है,
पशु एक पशु से, एक जोड़े से 1000 जोड़े पैदा कर लेता है, प्रकृति उसमें सहायक होती है। उसके अलावा नई वस्तु का उत्पादन कौन करता है? इंडस्ट्री में किसी नई वस्तु का उत्पादन नहीं होता, लोहा पहले से होता, उसको शेप किया जाता है। माइनिंग में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, वो धरती से एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लेके जाया जाता है। मैन्युफैक्चरर में का मतलब होता है कि लोहा था, उसको ढाल के उसका प्लेट बना दी, उसका ग्लास बना दिया, उसने पैदा नहीं किया, उसका सिर्फ आकार बदला। कुम्हार जो है वो मिट्टी पहले से थी, पानी पहले से था, उसको रीशेप करके उसने बर्तन के रूप में आपको प्रस्तुत किया। मनुष्य तुम भी हो। जंगल में मैंने कहा प्रकृति को छोड़ देते हो, जंगल जो है वो मनुष्य नहीं है, प्रकृति की पैदा करती है, वो हम मानते हैं। पहली उत्पादक कौन है? प्रकृति। और सब कुछ क्या है? प्रकृति का। हम भी प्रकृति के हैं, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, हम इसके ऊपर आ रहे हैं। हम क्या करते हैं? इंसान क्या उत्पादन करते हैं? तो हमने कहा कि दो लोग उत्पादन करते हैं। उत्पादन का मतलब है जो वस्तु अस्तित्व में नहीं थी परंतु उसको अस्तित्व में लाया गया, गुण में या आकार में या संख्या में, बराबर। तो ऐसा कौन है? किसान और पशुपालक। तीसरा कौन है? भाई इंसानों की बात हो रही है, जीवों की नहीं। हाँ, और तुम जीव हो तो ठीक है। हाँ जी, कोई तीसरा कोई इंसान है जो उत्पादन करता है? मजदूर किस चीज की उत्पादन करता है? वो वस्तु इधर से उधर लेके जाता है, वो तोड़ता है, फाड़ता है, काटता है, जोड़ता है, वो नई वस्तु नहीं लाता। वो मजदूर जब खेत में काम करता है तो वो किसान होता है, आया ना। वो जब गाय भैंस को काम करता है तो वो पशु पालक होता है। तो मजदूर की ऐसी परिभाषा है। तो कौन सी और मजदूरी है जो वस्तु को पैदा करती है इन दो के अलावा? हाँ जी, बीज प्रकृति पैदा करती है। वो आ गया, वो कह रहे हैं मां इंसान का उत्पादन करती है, किसी और का नहीं करती, वस्तु का नहीं करती। मैं वस्तु पूछ रहा हूं। कुछ लोग ना बड़े इमोशनल हो जाते हैं और प्रश्न भी भूल जाते हैं। हाँ जी, और मां को उत्पादक के ऊपर ले आए, वस्तु उत्पादक पर ले आए। और पापा को भूल जाते हैं, सारा कुछ मां पे ले जाते हैं। हाँ जी, क्या कोई और उत्पादन इंसान कर सकता है बिना किसान के, बिना पशुपालक के? तो जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, उद्योग कहते हैं, वो रूपांतरण है, उत्पादन। तो वो रूपांतरण किसकी वस्तु के ऊपर कर रहा है? किसान की वस्तु पे कर रहा है या माइनिंग की वस्तु से कर रहा है? जो किसानों ने या माइनर ने या मजदूरों ने जो धरती से साधन निकाले, उन्हीं साधनों को वो पुनः थोड़ा बहुत रूपांतरण कर देता है। जैसे आटा चक्की चलाने वाला वो उत्पादक है या मॉडिफायर है? राइट। जैसे कुम्हार जो है वो उत्पादक है या मॉडिफायर है? उसी तरह से किचन में खाना बनाने वाला उत्पादक है या मॉडिफायर है? उसी तरीके से कपड़ा बुनने वाला उत्पादक है या मॉडिफायर है? तो कपड़े में उत्पादक कौन है? रसोई में उत्पादक कौन है? किसान। आइसक्रीम में उत्पादक कौन है? किसान। टोपी में उत्पादक कौन है? दूध में पशुपालक। राइट। इन दो के अलावा अच्छा, मकान में उत्पादक कौन है? माइनर हो सकता है, जो एक जगह से रेता, बजरी, मिट्टी, लोहा निकाल के ले आता है, परंतु उसमें मॉडिफायर जो उत्पादक है वो तो प्रकृति है। क्योंकि मिट्टी किसने पैदा की? लोहा
सरिया, तो उसमें मॉडिफायर है, उत्पादक नहीं है। ओके, तो दुनिया में उत्पादक केवल दो है, और प्रकृति और किसान ही एकमात्र दो लोग हैं जिनको उत्पादक कहा जाता है। इसलिए प्रकृति को हमारी मां कहा जाता है और किसान को हमारा बाप कहा जाता है, तात कहा जाता है। इसलिए प्रकृति के बाद जो सबसे ज्यादा अगर कोई वंदनीय है वो कौन है? किसान। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मैन्युफैक्चरर, जिसको हम क्या बोलते हैं? उद्योगपति। अच्छा, चौथे नंबर पे और आता है, उसको बोलते हैं सेवाकर्मी, सेवादार, नौकरीदार, पगारदार। तो पैसा किसको मिलता है? लोगों के पास पैसा आता है, तो पैसा या तो उत्पादन से आता है, उत्पादन का लेन देन कर लो तो पैसा आता है। अच्छा, उत्पादन का लेन देन करने से पैसा आता है या वस्तु का लेन देन करने से उत्पादन पैसा आता है? हेलो, वस्तु का लेन देन। अच्छा, वस्तु का लेन देन करने के लिए पैसा होता है या पैसे का लेन देन करने के लिए वस्तु होती है? क्यों? बहुत सारे लोग तो जो बैंक है वो तो सिर्फ पैसे का लेन देन करने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। पैसे से भी वस्तु ही लेना होता है। उससे भी एक्चुअली अल्टीमेटली क्या होगा? उसको भी वस्तु लेनी है। वो भी पैसे को खा पी सो नहा नहीं सकता। तो मूल वस्तु, मूल धन क्या है? वस्तु। परंतु जब वस्तुओं से हमारी, अच्छा, वस्तुओं से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं या जरूरतें पूरी होती हैं? अब दोनों में अंतर करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्यों समझना है? ये क्यों समझना है? ये बड़ा जरूरी है समझना। इच्छाएं और नीड में क्या अंतर है? वस्तुओं में जो रोटी, कपड़ा, मकान, यातायात और कम्युनिकेशन में जो इस्तेमाल होते हैं, ये 5 आदमी की जरूरतें हैं। फिर से बोलूं, 3 नहीं है, आज की जब दुनिया में 5 हैं। क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन के बिना, आपके पास भले घर हो रहने को, परंतु ट्रांसपोर्टेशन के बिना आपके पास घर नहीं होने वाला, आप उस घर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ या ना? ये मकान यहां था, आपको उसकी जरूरत भी थी, परंतु ये आपको जगह आपको उपलब्ध नहीं हो सकती थी अगर साथ बीच में क्या ना होता? ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। राइट? उसी तरीके से हम पूरे भारत में थे, हमारे बीच में देश के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए जज्बा तो था, हम मिलकर काम भी करना चाहते थे, परंतु अगर कम्युनिकेशन ना होता, हम नहीं कर सकते थे। कम्युनिकेशन के साधन ना होते, राइट? भले मलाला जी जितनी मर्जी गालियां दें, पर ये मोबाइल ना होता तो, राइट? तो ये क्या है? ये एक नीड को सर्व कर रहा है। तो कौन सी कितनी नीड्स हैं? कौन कौन सी? परंतु एब्सोल्युटली जरूरी कौन सी है? रोटी, कपड़ा और यातायात और कम्युनिकेशन उन दोनों को सहूलियत को उपलब्ध कराने में मददगार है। यातायात अपने आप में उत्पादन नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन अपने आप में उत्पादन नहीं कर सकता। तो 3 मूल जरूरतें हैं और 2 सहायक जरूरतें हैं। इन तीनों का, 5 का लेन देन करने में पैसा सहायक होता है। ये क्लियर? ये क्लियर? अच्छा, और जितनी वस्तुओं की जरूरत है उतने पैसे की जरूरत है। ऐसा है कि बीच में कुछ और भी आ जाता है। मोटा मोटा तो हम ऐसा समझते सिद्धांत में, परंतु इसके बीच में वर्मा जी ने एक आपके साथ संभावना किया कि वस्तु का लेन देन करने के लिए कितनी वस्तु का कितनी वस्तु के साथ लेन देन करना है, राइट? उसके लिए एक स्टैंडर्ड की, उसके लिए एक माप तोल की जरूरत है। तो पैसा क्या करता है? पहला काम करता है कि मापक है, माप तोल है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जो जिसके साथ आप भी सहमत, मैं भी सहमत। परंतु पैसा एक और काम भी करता है। बताओ क्या काम करता है? आज पैसा केवल वस्तुओं के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता। आज पैसा केवल प्राकृतिक जरूरतों के लिए ही
इस्तेमाल नहीं किया जाता। पैसा इच्छाओं की पूर्ति का भी साधन हो गया है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी इच्छाएं क्या है। जरूरतें समझ में आ गई, इच्छाएं बताओ, एग्जाम्पल दो। पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसी की लाड़ी और पड़ोसन की साड़ी, ये क्या है, जरूरत है या इच्छा है? ध्यान से भाई, तो तुम्हारे वाली से पूछना पड़ेगा ना, उसका निर्णय तुम एकला कर सको। ये काटता हूं, पैसे से पूरा नहीं होता। इच्छा क्या है? इच्छा क्या है? हलवा क्या है? हलवा है बन रहा, वो क्या है, इच्छा है या जरूरत है? वो जरूरत है। पैसा, इन्होंने कहा हलवा, हलवा जरूरत है या इच्छा है? ओके, अब इसको ऐसे देखेंगे कि बलारा जी को मैं किचन में छोड़ आऊं और किचन में एक तरफ हलवा पड़ा है और एक तरफ सब्जी रोटी पड़ी है, दोनों ही पड़ी है, दोनों ही पड़ी हैं, दोनों साथ में पड़ी हैं, तो बलारा जी किसको उठाएंगे? किसको उठाएंगे? नहीं, नहीं पड़ी हुई चीजें हम आज भी नहीं उठाते। ये इनकी इच्छा है या जरूरत है? इच्छा का संबंध शरीर से नहीं मन से है। इच्छा का संबंध शरीर से नहीं, जिंदा रहने से नहीं, अपने ईगो से, अपने अहंकार से, अपनी मेमोरी से या अपनी संस्कृति से है। इच्छाओं के पूरा होने के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, परंतु जब इच्छा पूरी, जरूरत पूरी हो जाती है, फिर उसमें कुछ उसको सजाया संवारा जाता है, वो क्या होती है? इच्छा। उसमें से मन को भी संतुष्ट कर लिया जाता है। शरीर को संतुष्ट करने के लिए, मन की संतुष्टि के लिए जो कार्यकलाप किए जाते हैं उसको इच्छा कहा जाता है। राइट, ठीक है। रोटी खानी है, मक्की की खानी है कि सरसों की खानी है कि रुमाली रोटी खानी है कि पराठा खाना है कि ये खाना है कि वो खाना है, ये क्या है? पेट में क्या जाने वाला है? केवल अन्न। तो जरूरत किसकी है? अन्न की। जीव को क्या चाहिए और मन को क्या चाहिए? स्वाद। वो क्या है? इच्छा। क्लियर हो गया? सुखी आदमी, हाँ रुकना कितने देर? ठीक है। अमीर आदमी और गरीब आदमी के में क्या अंतर है? जो अपनी जरूरतों को पूरी करने में ही अपनी जिंदगी बिता दे वो गरीब है। जो अपनी इच्छाओं में अपनी जिंदगी खपा दे वो अमीर है। तो गरीब की गरीबी कितने दिन की, कितने पैसे की? जितनी उसकी जरूरत। और जरूरत अपनी कितनी है? रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी और कपड़ा मकान के लिए कितने पैसे चाहिए? अच्छा, रोटी और कपड़े की जो जरूरत है वो सीमित है या असीमित है? सीमित है। राइट। कोई ज्यादा खाए या कम खाए, जैसे बलारा जी 2 खाते हैं, मैं 10 खाता हूं, पर दोनों है तो सीमित ही ना, दोनों है तो सीमित है। अब मेरी कम हो रही है, ओके। तो दोनों तो जरूरतें हैं। तो दुनिया में, इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ लोगों की जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा मकान
यातायात और कम्युनिकेशन। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति से साधन चाहिए। जैसे किसान पैदा करने के लिए खेत और बीज और पानी, हवा, गर्मी, नमी सब चाहिए। उसी तरीके से मकान को पैदा करने के लिए बजरी, रेता, सीमेंट वगैरह वगैरह सब चाहिए। उसी तरीके से, ठीक है, कपड़ा बुनने के लिए वो प्रकृति उसको साधन देती है। तो आदमी की जरूरत, 800 करोड़ आदमियों की जरूरत सीमित है या असीमित है? ध्यान से बोलना। 800 करोड़ की संख्या सीमित है या असीमित है? 800 करोड़ की जरूरतें सीमित होंगी या असीमित होंगी? सीमित होंगी। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो एक आदमी को एक दिन में लिए वो चाहे 5 रोटी खाए कि 500 रोटी खाए, हम उस पर बंदिश नहीं करते। तो वो एक आदमी अगर एक दिन में 5 रोटी खाता है या 500 रोटी खाता है, उनकी गिनती कर लो, तो एक महीने में कितना खाएगा वो भी सीमित है, गिना जा सकता है। सीमित क्या होता है? जिसको गिना और मापा जा सके वो सीमित ही होता है, राइट? तो इस देश में नहीं, दुनिया में इस समय 800 करोड़ लोगों की जितनी अन्न की जरूरत है, उसके लिए जितना अन्न चाहिए, उसको पैदा करने की जितनी धरती की कैपेसिटी है, मालूम है कितनी है? आज भी धरती पे 800 करोड़ लोगों की जितनी अन्न की जरूरत है, खाने की जरूरत है, उससे 1.5 गुना पैदा करती है धरती आज। कितना? तो हमारी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता कम है या पर्याप्त है? पर्याप्त है। नंबर 1, धरती पे सभी मानवों को जिंदा रहने के लिए जितने कपड़े चाहिए, आज धरती पर उससे 100 गुना ज्यादा कपड़े उपलब्ध हैं। यस और नो? आप अपने अपने घर में देखिए, जितने कपड़े आप पहनते हो उससे कितने गुना कपड़े ज्यादा है। और कितनों के पास ऐसी साड़ियां हैं जो एक दिन में पहनने के बाद दोबारा नहीं पहनी?